जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, गजब, लाजवाब, फंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग और सुपर्ब तरीके से अपनी तैयारी को बरकरार रखे हुए होंगे। प्यारे साथियों, हम वर्णमाला का एक भाग जो आपका स्वर था उसको कंप्लीट कर चुके थे। आपने बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से उसको पढ़ा और उसमें आपने देखा कि हमने किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से और आसान तरीके से हमने स्वर को सीखा। हमने आपको याद करने का तरीका भी बताया और आपसे कहा कि आप इसको ऐसे बड़े आसानी से याद कर सकते हो। उसी तरीके से प्यारे साथियों, हम वर्णमाला का जो अगला टॉपिक है, क्या सर, व्यंजन व्यंजन को भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे और आप देखोगे कि इसमें जो व्यंजन हैं हम बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे। यदि आपके किसी एग्जाम में व्यंजन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे तोड़ कर आओगे। ठीक है प्यारे साथियों, समय न गवाते हुए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि हम बात करें इसमें टॉपिक के शुरुआत की, तो आप व्यंजन की परिभाषा पहले ही देख चुके हो। सर, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का क्या है? सा का एक व्यंजन है, अर्थात हम इसको जब उच्चारित करेंगे तो का के बाद आ की ध्वनि आएगी। और आ क्या है? सर, ये स्वर है। बगैर आ के या बगैर स्वर के हम व्यंजनों को नहीं उच्चारित कर सकते। संख्या की बात करें तो कुल संख्या अब 40 हो गई है। परंपरागत रूप से या मूल व्यंजन जो है 33 हैं और संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी थी? सर, 37 थी। इसमें दो व्यंजनों को छोड़ दिया गया था, अड़े और अड़े को। प्यारे साथियों, व्यंजनों के प्रकार की बात करें तो अब ये 6 प्रकार के हो गए हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन 25 होंगे, का से मां तक। अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन सर 4 होंगे, य, र, ल, व। यदि हम ऊष्म व्यंजनों की चर्चा करें तो ये 4 होंगे, स, स और ह। यदि संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये भी प्यारे साथी 4 हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञ। यदि द्विगुण व्यंजन की चर्चा हम करें या उत्क्षिप्त व्यंजन की चर्चा करें तो ये देव होंगे। कौन कौन से? ड़ा और ढ़। विशिष्ट व्यंजन जो आपका नया जोड़ा गया है ये ड़ा है। ड़ा क्या है? ड़ा। जैसे खेल में हम ल लगाते थे, अब ल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ड़ा। जैसे खेड़, ठीक है ना, बाड़क। ये आपके हरियाणवी भाषा में अधिकतर उच्चारित होता हुआ आप लोगों ने देखा होगा। यदि हम स्पर्श व्यंजन की बात करें या वर्गीय व्यंजन की बात करें तो ये परिभाषा क्या कहती है? वे वर्ण जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके जीभ द्वारा बोले जाते हैं। अर्थात जब हम इनको बोलेंगे तो जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर, हमें कोई समस्या नहीं है। इन्हें वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो आप लोग कहेंगे सर 25 संख्या है। का वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, ढ़ ये हैं, और चा वर्ग के व्यंजन ये हैं, टा वर्ग के ये हैं, ता वर्ग के ये हैं और पा वर्ग के ये हैं। ये सबको क्लियर है? ठीक है। हम आपको उच्चारण स्थान के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके थे। सर, यदि कोई वर्ण कंठ से बोला जाएगा तो वो कंठ वर्ग में आएगा। कोई वर्ण तालु से बोला जाएगा तालव्य वर्ग में आएगा। मूर्धा से मूर्धन्य, दांत से दंत्य और ओठ से बोला जाएगा तो सर ओष्ठ वर्ग का वर्ण कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर, हमें यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। बहुत ही सुंदर। सर, इनके उच्चारण स्थान याद रखने के लिए ट्रिक हमने बताई थी KTM 2, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। भाई, प्रत्येक वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है और प्यारे साथियों ये पांचवा वर्ण है। ये यहाँ तक आपको पहले से ही जानकारी है तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगर हम आगे चर्चा आप लोगों से करें तो अगला जो आपका आता है अंत्यस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन आता है? सर, दूसरा व्यंजन हमारा आ जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। यदि प्यारे साथियों में अंत्यस्थ व्यंजन की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहोगे कि सर बेहद ही आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। अंत्यस्थ व्यंजन वे व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण जो है स्वरों के समान होगा। अर्थात वे व्यंजन जो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आपने देखा ई या ई से या बना, ऊ व ऊ से वा बना। कोई दिक्कत? सर नहीं। प्यारे साथी, अगर हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो या तालु से बोला जाता है वाह। जब आप वाह बोलोगे तो दोनों होठ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, पर ऐसा नहीं है। होठों में जो है आपका ऊपर का होठ होगा और दांत निचले होंगे। तो वाह जो है होठ और दांत से बोला जाता है, वर्ग हो जाएगा दंतोष्ठ। रा की बात करें तो ये मूर्धा से बोला जाता है या वर्तस्य से बोला जाता है, तो वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य या वर्तस्य। ला की बात करें तो ये दांत से बोला जाता है, वर्ग हो जाएगा दंते। कोई समस्या? सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। या और वाह को हमने अर्ध स्वर पहले ही बता दिया। अगर रा की बात करें तो ये लुंठित वर्ण है और ला की बात करें तो ये पार्श्विक वर्ण है।
ये आपको इतना याद रखना है प्यारे साथी। कैसे भी करना, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर तरीके से। यदि हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की चर्चा करें तो आप कहोगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खाकर निकले अर्थात ऊष्मा पैदा करे। भाई रगड़ खाकर निकलेगी तो ऊष्मा पैदा करेगी, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इनकी संख्या कितनी है सर? ये 4 हैं। संख्या में कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से? श, श, और हा। ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दांत से। प्यारे साथी, आप लोगों को पता है कि अगर ये मुंह के ऊपर का जबड़ा है तो ये तालु होगा, ये मूर्धा होगा, ये दांत होगा। तालु और दांत के जस्ट बीच का भाग मूर्धा होता है। तो ये यहाँ से ये वाला सा बोला जाएगा, यहाँ से ये बोला जाएगा और यहाँ से ये बोला जाएगा। कोई दिक्कत सर? हमें यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर हम बात करें तो हा जो है ये स्वर यंत्र से बोला जाता है, इसीलिए वर्ग भी स्वर यंत्रीय हो जाएगा। भाई उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इनका उच्चारण देखा और उसी के आधार पर हमने इनको वर्गों में विभाजित किया। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, का और शा से मिलकर बना होता है। ता और स्रा की बात करें तो अंत में रा आता है, ता से और स्रा सा से। ये आपको दिखाई देता है ना नीचे, ये रा होता है, तो इन दोनों में ये नीचे है तो अर्थात ये रा से है, स्रा से और ता त्र से। कोई दिक्कत सर नहीं। ज्ञा की बात करें जा और या, जा और या अर्थात ये जा के 5वें वर्ग से ही, चा वर्ग का ये कौन सा वर्ण है सर? तीसरा, और इसका ही चा वर्ग का ये 5वां वर्ण है। ये ज्ञा इन दोनों से मिलकर बनता है। यहाँ तक कोई समस्या सर नहीं। आगे बात करते हैं हम 5वें प्रकार का जो व्यंजन हमने देखा। क्या है प्यारे साथी? ये है आपका द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या होगी सर? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, क्या सर प्यारे साथी? जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर ऊपर उठती है और झटके के साथ नीचे आती है। किसके साथ सर? झटके के साथ नीचे आती है, उन्हें हम द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। अगर प्यारे साथी आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप ज़रा आगे देखेंगे सर, ये दो ही वर्ण हैं, ड़ा और ढ़ा। उच्चारण स्थान मूर्धा और वर्ग मूर्धन्य। भैया आपको मालूम है सर? क्या मालूम है सर? आपको मालूम है कि अगर हम इनकी बात करें तो आप कहोगे कि सर टा, ठा, डा, ढा और णा, इसके बाद ये आता है और इसके बाद ये आता है। और ये जो है ना, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जब टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है प्यारे साथी, तो ये भी आपके टा वर्ग के ही व्यंजन हैं, ये भी मूर्धा से बोले जाएंगे, वर्ग हो जाएगा मूर्धा। अगर हम बात करें विशिष्ट व्यंजन की तो ये है ड़, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो ये 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा ये हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया। ठीक है। इसी प्रकार इसी को देखते हुए हिंदी व्यंजनों की संख्या 40 + 1 अर्थात 39 + 1 अर्थात 40 हो गई इसी व्यंजन के कारण। कोई दिक्कत सर? यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक हमको जानकारी पहले से थी, लेकिन आपने जो है हमको उजागर कर दिया। अगर प्यारे साथी हम व्यंजनों के वर्गीकरण की चर्चा आप लोगों से करें तो आप कहोगे कि व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला वर्गीकरण हमने घोषत्व के आधार पर किया है। प्यारे साथी, घोष का जो अर्थ है वह है स्वर यंत्र में कंपन। प्यारे साथी क्या? तो आप लोग कहोगे कि भैया स्वर यंत्र में कंपन ही घोष कहलाता है। अर्थात वे व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होगा और एक वे व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होगा। सघोष व्यंजनों में कंपन होगा और अघोष व्यंजनों में कंपन नहीं होगा। ट्रिक्स पे हमने याद किया था कि आप अघोष व्यंजन याद कर लीजिए, और अघोष व्यंजन के लिए ट्रिक्स क्या है? तो आपने कहा कि सर वारह सा जो है अघोष व्यंजनों के लिए ट्रिक्स है। वारह में पहला वर्ण होगा, दूसरा ये द्वितीय वर्ण होगा, सा का मतलब तीनों का। पहला वर्ण का मतलब प्यारे साथी तो आप कहेंगे का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, पा, ये पहला ही वर्ण है जी सर। और दूसरा वर्ण आप लोग कहेंगे खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, ता के बाद था आता है और पा के बाद फा आता है, ये दूसरा वर्ण है। और सा तो तीनों आ ही जाए।
जब आपको अघोष व्यंजन याद हो जाएं तो आप क्या कहोगे कि सर जो बाकी के सब होंगे, बाकी के जो सब होंगे वो आपके सघोष होंगे। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। भाई तीसरा वर्ण क्या होगा, इसमें तीसरा वर्ण क्या होगा, आप लोग कहोगे भैया तीसरा वर्ण गा होगा, इसमें तीसरा वर्ण जा होगा, इसमें तीसरा वर्ण डा होगा, इसमें दा होगा और इसमें बा होगा। ऐसे ही चौथा वर्ण और ऐसे ही पांचवा वर्ण आप लोग देख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और हमने देखा कि अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से थे, तो आप कहोगे भैया या, भैया वा और रा और ला, ये जो व्यंजन होंगे ये अंतःस्थ व्यंजन होंगे। तो हमने देखा कि ये आपके सघोष हो गए और ये आपके अघोष हो गए। एक चीज और याद रखना है कि जितने भी स्वर हैं आपके सारे के सारे सघोष में काउंट होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथी। अगर प्यारे साथी मैं प्राण तत्व के आधार पर इनके वर्गीकरण की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहोगे कि प्राण तत्व के आधार पर ये जो वर्ग है ना, ये जो व्यंजन है ना, ये दो प्रकार के होंगे। लेकिन प्राण का अर्थ मतलब होता है सांस लेना या हवा लेना। सांस लेना क्या होगा, प्राण का अर्थ होगा। एक महाप्राण होगा और एक अल्प प्राण होगा। भाई अल्प का मतलब ही कम होता है और महा का मतलब ही अधिक होता है, अर्थात कम हवा मुंह से निकलेगी तो अल्प प्राण व्यंजन, उच्चारण में अधिक हवा मुंह से निकलेगी तो महाप्राण व्यंजन। हमने कहा था कि प्यारे साथी 12 सा आपको ट्रिक याद है ना, तो ये बताती है अघोष व्यंजनों को, इसका ही डबल कर देना है। क्या सर 24 ऊष्म, जब आप 24 ऊष्म कर दोगे 12 का डबल हो गया 24, तो ये आपके महाप्राण व्यंजनों को बताए। 24 ऊष्म में दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन क्या होंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे महाप्राण व्यंजन। सर दूसरा वर्ण कौन कौन सा, सर का के बाद खा आता है, चा के बाद ठा आता है, क्या आता है ठा, चा के बाद आता है छा और टा के बाद ठा आता है, ता के बाद था आता है और पा के बाद फा आता है। यही तो है आपका दूसरा वर्ण। और अगर प्यारे साथी चौथे वर्ण की आपसे बात करूं तो का ख ग घा आता है, चौथे वर्ण में क्या आता है, घा आता है। और चा में क्या आता है, झा आता है। ठा में क्या आता है, ढ आता है। और इसमें क्या आता है, इसमें था वाले में इसमें आता है तो थ द ध, धा आता है और इसमें आता है भा। ये चौथा वर्ण है। और ऊष्म व्यंजन की आप लोगों को पता ही है सर, ये 3 होते हैं, एक ये वाला सा, एक ये वाला सा और एक आपका ये वाला सा, और इसमें हा भी इंक्लूड हो जाता है। हा को इंक्लूड कर दोगे तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। आपको महाप्राण याद हो गया, आपको अल्पप्राण नहीं याद करना, अल्पप्राण नहीं याद करना। क्यों सर, शेष बाकी के जो व्यंजन होंगे वह अल्पप्राण में काउंट होंगे। तीसरा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, साथ के साथ अंतःस्थ व्यंजन क्या होंगे सर, अल्पप्राण व्यंजन होंगे। कोई समस्या भैया, हमको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो हमने घोषत्व के आधार पर और प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही आसानी से याद कर लिया। प्यारे साथी, अगर मैं आगे चर्चा आप लोगों से करूं तो आप कहोगे कि भैया अगर हम आगे बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुछ विदेशी ध्वनियां भी या विदेशी वर्ण भी आए हैं, जिनको हम विदेशी ध्वनियां या विदेशी वर्ण या अरबी फारसी ध्वनियों के नाम से जानते हैं। ये तो स्वर हो सकते हैं या ये व्यंजन हो सकते हैं। सर आगत स्वर ये होता है ओ, जिसको अर्धचांद कहते हैं, जिसका अंग्रेजी वर्ण भी कहते हैं या विदेशी स्वर भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। उच्चारण देखेंगे कॉलेज, डॉक्टर, बॉस, अर्थात ये अंग्रेजी ध्वनियों को उच्चारित करने का काम करेगा। कहाँ पर, हिंदी वर्णमाला। आगत व्यंजन की चर्चा आप लोगों से करें तो ये जो नुक्ता वाले व्यंजन होते हैं इनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम प्यारे साथी अरबी फारसी ध्वनि, विदेशी व्यंजन आदि के नाम से हम इनको जानते हैं। जैसे हमने देखा कौजल, गजल। प्यारे साथी यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, बढ़ जाते हैं हम। प्यारे साथी एक और टॉपिक होता है द्वितीय व्यंजन क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जब कोई व्यंजन लगातार 2 बार आए, लगातार कितने बार आए, 2 बार आए, 2 बार लगातार 2 बार आए, और किस में आए, किसी शब्द में,
जब कोई व्यंजन किसी शब्द में लगातार 2 बार आए उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने बच्चा देखा, बच्चा में आपने देखा ये चा 2 बार आया है, ये द्वितीय व्यंजन है। सज्जन में जा 2 बार आया है, ये द्वितीय व्यंजन है। लेकिन प्यारे साथी लगातार 2 बार आना चाहिए। जैसे हमने लिखा वनना, तो आप लोग देखोगे सर इसमें वाह और वाह के बाद आ आया, सबको मालूम है। फिर ना आया, ना को आ ने कवर किया, इसके बाद आपका ना आया और इस ना को बड़े आ ने कवर किया, यही तो है। लेकिन यहाँ ना और ना लगातार 2 बार नहीं आया है, तो यहाँ द्वितीय व्यंजन नहीं होगा प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। कारांत की बात करें तो जब कोई शब्द किसी स्वर के साथ समाप्त होता है, जब कोई शब्द किसी स्वर के साथ समाप्त होगा तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे रानी ई से समाप्त हुआ, लास्ट वर्ड क्या है ई, और ई में अगर हम कारांत लगा देंगे तो ये जो रानी शब्द है इसमें ई कारांत होगा। जैसे हमने राजू देखा, राजू ऊ से समाप्त हुआ, इसमें ऊ कारांत होगा। तो कारांत और द्वितीय व्यंजन आपको समझ में आए। हिंदी वर्णमाला में प्यारे साथियों हम वर्णों के स्थान की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि अंग और अह अर्थात अनुस्वर और विसर्ग सबसे पहले लिए जाएंगे, जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद आ से लेके ओ तक वही क्रम रहेगा। का के बाद छा आता है, फिर वही क्रम चलेगा। च छ जा के बाद ज्ञा आता है, फिर वही क्रम चलेगा। ट ठ डा के बाद ड़ा आता है और ढा के बाद ढ़ा आता है, ठीक है। फिर वही क्रम चलेगा। ता के बाद त्रा आता है, फिर वही क्रम चलेगा। य र लावा, फिर शा के बाद सिरा आएगा प्यारे साथियों, फिर वही क्रम चलेगा। तो आपने हिंदी वर्णमाला में आपका ये व्यंजनों का क्रम भी देखा। प्यारे साथियों हमने बहुत सारा कंटेंट एक साथ और कम समय में कवर कर लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे पढ़ाए हुए में कुछ त्रुटि पाते हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसका संशोधन कर सकेंगे, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास भेजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।